तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं हम? थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ रखा है, इससे पहले हमने पढ़ा पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये सब हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड विच इज नॉट ब्रेकिंग डाउन अंडर ए हाई टेम्परेचर। क्या बोला मैंने ये बोला है थर्मल स्टेबिलिटी का ऐसी एबिलिटी है, एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंपाउंड जो होंगे मेरे, उनको अगर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो भी वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। दैट मीन्स वो कंपाउंड मेरा थर्मली क्या होगा? वो कंपाउंड मेरा थर्मली स्टेबल होगा। बात क्लियर है? समझ में आई कैसे मैंने थर्मल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन बोली? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम थर्मल स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं? हाउ वी फाइंड द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। किस तरह हम किसी कंपाउंड के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम थर्मल स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे दो केसेस के अंदर, एक जिनके अंदर मोनो एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो और एक वो जिसके अंदर पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो। बात क्लियर है? अब फिर क्वेश्चन आया कि मोनो एटॉमिक एनायन और पॉली एटॉमिक एनायन क्या होते हैं? तो मोनो एटॉमिक एनायन मतलब हो गया जैसे H माइनस मान लो, F माइनस मान लो, O माइनस 2 मान लो, या फिर N माइनस 3 मान लो। तो यहां पर आप देख पा रहे हो केवल और केवल एक ही एटम है। जैसे हाइड्रोजन अकेला है, फ्लोरीन अकेला है, ऑक्सीजन चार्ज -2 है पर एटम तो अकेला ही है। बिल्कुल, तो इसको हमने बोला मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, एक एटम प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं मोनो एटॉमिक एनायन। बात क्लियर है? इसी तरह हम दूसरी तरफ पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक मतलब पॉली यानी बहुत सारे, एटॉमिक यानी एटम, तो बहुत सारे एटम प्रेजेंट हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उन्हें बोलेंगे पॉली एटॉमिक एनायन। फॉर एग्जांपल SO4 2- हो जाए, CO3 2- हो जाए, NO3- हो जाए, ये सब मेरे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये एग्जांपल हो जाएंगे पॉली एटॉमिक एनायन के। तो इन दोनों केस के अंदर हम पढ़ेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चलता होगा और हम ट्रिक से खत्म कर देंगे कि किस तरह हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर मोनो एटॉमिक एनायन की। अगर आपको मोनो एटॉमिक एनायन दिख रहे हैं कहीं कंपाउंड के अंदर तो वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, इन मोनो एटॉमिक एनायन थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्या बोला मैंने? मोनो एटॉमिक एनायन के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने पढ़ा हुआ है क्या कि लैटिस एनर्जी तो साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस अगर कैटायन की साइज बढ़ रही होगी, एटॉमिक एनायन की बात कर रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक एनायन में मैंने बोला कि थर्मल स्टेबिलिटी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। बात क्लियर है यहां तक? और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। दैट मींस अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा होगा, अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर लैटिस एनर्जी कम हुई है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? दैट मींस एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको कहीं भी तो थर्मल स्टेबिलिटी तो क्या बोल दोगे? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी वहां पर। बात क्लियर है? समझ में आया क्या बोला मैंने? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। क्या है? नाइट्रोजन फैमिली के मैंने क्या ले लिए हैं? कंपाउंड्स ले लिए हैं, हाइड्रेट ले लिए हैं। बात क्लियर है? अब देखिए, मैं बोलता हूं नाइट्रोजन से जब मैं Bi की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मिथ। जब मैं यहां मूव कर रहा हूं तो मेरी साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है। और अगर साइज इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? बताइए। अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बात समझ में आई कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने? बात क्लियर है? मोनो एटॉमिक में कैसे निकालोगे? मोनो एटॉमिक में केवल आपको यह देखना है कि मेरा कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर कैटायन की साइज
इंक्रीज हो रही होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन की। मोनो एटॉमिक की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन की कि वहां थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। सो इन पॉली एटॉमिक एनायन थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैंने बोला पॉली एटॉमिक एनायन जो होते हैं वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयोनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी के, या फिर मैं कह दूं पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन का मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम कि आयोनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी जो होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉली एटॉमिक एनायन के केस में। ये और मैं कह दूं हम आयोनिक पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी को, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है? फाई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन रेडियस क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है आयोनिक पोटेंशियल का। दैट मींस अब थर्मल स्टेबिलिटी को लिंक करने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सुनिए। दैट मींस थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, या मैं कह दूं साइज के। तो क्या पढ़ा हमने पॉलीएटॉमिक में? पॉलीएटॉमिक का मतलब ये हो गया है कि वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए चार्ज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, बट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहां तक? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, इन सब की मैं बात करता हूं। तो देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें अगर मैं कैटायन के ऊपर चार्ज की बात करूं, किसकी? अगर चार्ज की बात करता हूं तो सभी के अंदर +2 चार्ज है। Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2, सबके ऊपर +2 चार्ज है। बट अगर मैं बात करूं साइज की तो आप देख रहे हैं कि Be से लेके Ba तक जाने पर, Be से लेके Ba तक आने पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि चार्ज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉलीएटॉमिक एनायन में, बट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मोनो एटॉमिक में हमने पढ़ा कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? चार्ज ऑफ कैटायन के। बात क्लियर है? दोनों बातें समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी केस में चार्ज भी वेरी कर रहा हो, रेडियस भी वेरी कर रही हो, तो हम किस चीज को डोमिनेंट मानेंगे? That means if radius or charge both change at the same time, then charge is dominant over radius। तो हम किसको मानेंगे? तो हम चार्ज को डोमिनेंट मानते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जहां चार्ज बढ़ रहा होगा वहां पर क्या हो जाएगी? वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चलता है। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने थर्मल स्टेबिलिटी को? इसको दो केस में हमने पढ़ा था, एक मोनो एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक एनायन के केस में पढ़ा। उसके बाद कैटायंस की साइज को कंपेयर करना है। मोनो एटॉमिक में हमने देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा था साइज ऑफ कैटायन की, और इसमें हमने देखा पॉली एटॉमिक में कि चार्ज के तो इनवर्सली है बट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बात क्लियर है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।